अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। मुख्तलिफ हुकूमती अदारों में मुस्तकिल सरबराहों की तैनाती में ताख़ीर, हुकूमत किससे खौफज़दा है? सिक्योरिटी फोर्सेस, ब्यूरोक्रेट और सियासतदानों के साथ साथ मीडिया के नुमाइंदों को भी धमकियां। क्या तालिबान मीडिया के किरदार से नाखुश हैं? वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जब इक़्तिदार संभाला तो उसके बाद इस मुल्क की मईशत को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए उन्होंने IMF से एक बेल आउट पैकेज लिया, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सारे कर्जे अदा करने थे। $6.7 बिलियन का ये बेल आउट पैकेज, लेकिन इसमें शर्त ये रखी गई थी कि क्वार्टरली IMF इसको रिव्यू करेगा और जो शराइत उन्होंने दी हैं अगर उन पर अमल दरामद हुआ तो इसकी किस्तें पाकिस्तान को अदा कर दी जाएंगी। इस वक्त IMF का एक डेलीगेशन इस्लामाबाद में है और जो मुख्तलिफ जो शराइत थी उनके मामले के हल के लिए हुकूमत पाकिस्तान उनसे निगोशिएट कर रही है। जो टारगेट थे, जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन था, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, टैक्स नेट को बढ़ाना था, हुकूमत पाकिस्तान उसको हासिल नहीं कर सकी और अब इस वक्त कंसेशन ले रही है। इस किस्म के जो मुज़ाकरात हैं वो माजी में भी होते रहे, अब भी हो रहे हैं, लेकिन जो एक ख़ास बात मीडिया रिपोर्ट्स में आई वो ये कि इस दफ़ा IMF के डेलीगेशन को ये बताया हुकूमत पाकिस्तान के अकाबरीन ने कि बहुत सारी जो अहम तकर्रियाँ हैं मुख्तलिफ इदारों में वो इसलिए अभी नहीं हो रही क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत को ये ख़तरा है कि शायद उनको उन तकर्रियों को कलअदम करार दे दिया जाएगा और जब चीफ जस्टिस की रुखसती हो जाएगी तो उसके बाद उनकी तकर्री कर दी जाएगी। इसके अलावा यह भी प्रपोज किया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने कि IMF खुद डायरेक्टली जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ गुफ्तगू करे, क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ी मीडिया जो है वो नेगेटिव पिक्चर दे रहा है IMF के हवाले से। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब और इसके अलावा अज़हर सदीक एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ जनाब ज़ुबैर उमर जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के सरबराह हैं पाकिस्तान के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले चलता हूँ डॉक्टर सलमान शाह साहब की जानिब। डॉक्टर साहब, ये बयान कीजिएगा कि मुज़ाकरात तो हमेशा IMF के साथ हुकूमत पाकिस्तान करती रही है, आप भी हुकूमत का बहुत अरसा हिस्सा रहे, कभी ऐसा भी हुआ इस किस्म की बात कभी गवर्नमेंट ने IMF से की? देखें, एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान अब खासा बदल चुका है और पाकिस्तान में अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और पेट्रनेज नहीं होनी चाहिए। ट्रेडिशनली ये आपको पता है समी साहब कि ये जो अदारे हैं इनके जो हेड्स लगाए जाते थे वो पॉलिटिकल बेसिस पे लगाए जाते थे या पेट्रनेज के तौर पे लगाए जाते थे या रिश्तेदार या दोस्त और इस तरह के अपॉइंटमेंट्स होती थी और जो भी नई हुकूमत आती थी वो समझती थी कि ये उनका हक है कि ये इन अदारों के ऊपर अपने पसंदीदा लोग लगाए जाएं। लेकिन अब वो आई थिंक एक बड़ा मेजर चेंज आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में अब अकाउंटेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रेस है उसके मुताबिक अब आपको वो प्रोसेस जो है वो लॉ के मुताबिक करना पड़ेगा और हुकूमतों को ये दुश्वारी ज़रूर होती है। हमने पिछली गवर्नमेंट को भी देखा, उनकी कई अपॉइंटमेंट्स जो थी वो कलअदम करार दे दी गई और वो सारे पाकिस्तानियों ने भी वो देखा कि वो वाकई वो कलअदम करार देने के काबिल थी। सो आई थिंक कि ये तो गवर्नमेंट्स को अब इसके ऊपर डिसीजन ये लेना पड़ेगा कि उनको ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, ख्याल वो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस हो, अपॉइंटमेंट्स के प्रोसेस हों, प्रमोशंस के प्रोसेस हों, तो उसमें मेरिट और ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आई थिंक ये अगर ये बात हुई है कि IMF से उन्होंने ये बात की है तो बड़ी अफसोसनाक बात है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं उसमें IMF का कोई रोल नहीं है और IMF जो है एक सिर्फ हमें वहाँ से हम बोरो करते हैं और वो एक प्रोग्राम हमें देते हैं जिसमें कोई रिफॉर्म्स होती हैं या कोई टारगेट्स होती हैं, तो इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर उनके साथ डेफिनेटली बातचीत की जा सकती है। और अगर ये मीडिया के साथ कोई मीडिया कैंपेन भी करना चाहते हैं तो ठीक है कि आप मीडिया को बताएं आप क्या कर रहे हैं और उसमें सच्चाई से अगर आप करेंगे तो ये प्रोसेस जो है सही चलना शुरू हो जाएगा। सो आई थिंक ये अभी क्योंकि नई हुकूमत है, एडजस्ट कर रहे हैं 1990s की एनवायरनमेंट में, अभी हो सकता है सोचते हों, लेकिन अब एक नई एनवायरनमेंट है जिसमें आपको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना पड़ेगा। बाकी दुनिया के महज़ब जो
कौमें हैं और वहाँ पे इकोनॉमीज़ जो हैं वो खासी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर चलती हैं, ट्रांसपेरेंसी से काम करती है। सलमान शाह साहब हमारे साथ ही रहिए। जुबैर उमर साहब, आपने सुना, डॉक्टर साहब की भी बात सुनी, ये बयान कीजिएगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस वक्त जो कंसेशन मांगने की नौबत इसलिए पेश आई कि जो IMF के साथ बेल आउट पैकेज था वो बड़ा पुअरली निगोशिएटेड था और जो खास तौर पर जो टारगेट्स उसमें रखे गए वो ऐसे थे जिनको मीट करना इतना आसान नहीं था। तो आप इससे एग्री करेंगे? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि टारगेट्स तो हमेशा ऐसे ही होते हैं जो बहुत चैलेंजिंग होते हैं। टारगेट्स आसान तो होते ही नहीं है। अगर आपने कोई प्राइवेट सेक्टर में किसी ने काम किया हो तो उनको पता होगा कि टारगेट तो हमेशा से चैलेंजिंग ही होते हैं और वो ऐसे होते हैं जो आके आपके पसीने निकाल दें। तो आसान तो कोई चीज होती ही नहीं है और ना होनी चाहिए। ये बात तो आपकी सही है कि टारगेट ऐसे ही होते हैं जो पसीना निकाल दे, लेकिन ऐसे तो नहीं होना चाहिए जिनका हसूल बिल्कुल मुमकिन ही ना हो। नहीं, कौन सा टारगेट ऐसा है? अगर आप चाहे रेवेन्यू टारगेट हो या प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस के हवाले से हो या कोई बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से हो, मेरे तो ख्याल है काफी रीजनेबल। जो एक बड़ा टारगेट जो था जिसके बारे में लोग कहते हैं कि जो अचीव करना इतना आसान नहीं, वो था टैक्स नेट को बढ़ाना, अमीर आदमी पर पाकिस्तान में टैक्स लगाना। तो देखें, एक तरफ तो हम सबकी ये डिमांड है कि अमीर आदमी पर या अक्रॉस द बोर्ड टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ये तो सबकी डिमांड है। तो चाहे वो IMF की तरफ से आए या हमारी तरफ से, हम कहाँ डिसएग्रीमेंट शो कर सकते हैं कि अगर IMF कहता है कि अपने रेवेन्यू बेस को बढ़ाया जाए और टैक्स टू GDP रेशो जो है पाकिस्तान की, जो इस वक्त दुनिया में बहुत ही कम है बाकी ममालिक से अगर हम कंपेयर करें, वो तो एक जेन्युइन चीज है। लेकिन मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, ये जो अपॉइंटमेंट्स के साथ, क्योंकि जाहिर है हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मौक़िफ़ बयान कर दूं, बिल्कुल IMF का कंसर्न है कि जी, चूंकि डॉक्टर साहब ने भी ये कहा कि जी इकोनॉमिक इश्यूज पर तो बात हो सकती है। अब अगर स्टेट एंटरप्राइजेस हैं तो वो उनका तो डायरेक्टली इकोनॉमी से ही लिंक है और ये कंसर्न तो होगा IMF को कि जी ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इसकी अपॉइंटमेंट में डिले क्यों है। तो उस हद तक तो उन्होंने बिल्कुल जो कंसर्न है उनका जायज है। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि जी जब तक ये चीफ जस्टिस चले जाएंगे तो उसके बाद अपॉइंटमेंट्स हो जाएंगी। बिल्कुल एक प्रोसेस है जिसमें जुडिशरी ने बिल्कुल एक इंटरवीन किया था और उन्होंने कहा था एक सिलेक्शन बोर्ड बनाई जाए और इंडिपेंडेंट एक इदारे से वेटिंग आउट करवाई जाए एप्लीकेशंस में, जिसके लिए फर्गुसन जो है एक बहुत बड़ा इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है, वो अपना काम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से डिले हुआ था। बाकी IMF की वजह से या हुकूमत की वजह से डिले नहीं हुआ था कि जी हुकूमत ने तो फर्स्ट वीक में जब नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाला था, एड्स आने शुरू हो गए थे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के। लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी एक परमानेंट सिलेक्शन बोर्ड बनाया जाए, उसके फिर नाम दिए गए, वो नाम पर कुछ इख्तिलाफात थे, फिर वापस नाम दिए गए, तो ऑल ऑफ दैट स्टफ दैट टुक टाइम। एंड देन फिर उन्होंने कहा एक इंडिपेंडेंट इदारा हो जो वेट आउट करे एप्लीकेशंस को, कि हुकूमत का बिल्कुल। सो ट्रांसपेरेंसी के हवाले से जो डॉक्टर सलमान ने बात की, मेरा ख्याल है इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस किस्म की ट्रांसपेरेंसी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखी गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मीडिया है और अपोजिशन है वो इस चीज को मेरा ख्याल है अप्रिशिएट करने के बजाय वो नेगेटिवली अब IMF पर डाल दिया कि जी IMF ये डिमांड कर रहा है। IMF अगर डिमांड कर रहा है कि ये पूछने का तो हक है क्योंकि इकोनॉमी से बराह रास्त ताल्लुक है इस चीज का। ठीक है जुबैर उमर साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अजहर सदीक एडवोकेट से बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे नेपरा केस में, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब इफ्तिखार चौधरी ने रिमार्क्स दिए कि इस मुल्क को एडहाकिज्म की बुनियाद पर चलाया जा रहा है और बहुत सारे जो इदारे हैं उनमें मुस्तकिल जो उनके सरबराह हैं उनकी तैनाती नहीं की जा रही। लेकिन ये सब एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं जो IMF डेलीगेशन से हुकूमत पाकिस्तान की निगोसिएशंस हो रही हैं और इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स के मुल्क को एडहाकिज्म की बुनियाद पर चलाया जा रहा है और बहुत सारे जो इदारे हैं उनमें मुस्तकिल सरबराहों का तकर्रुर नहीं किया जा रहा। इस वक्त जो बड़े इदारे जिनमें तकर्रियाँ नहीं हुई और कायम मकाम चेयरमैन हैं उनमें ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, नेशनल पावर कंस्ट्रक्शन है, नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी कॉरपोरेशन लिमिटेड, सुई नादरन, सुई सदरन है, पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उनमें शामिल है, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन का ओहदा भी अभी तकर्री का मुंतजर है, पाकिस्तान स्टील इनमें शामिल है, PIA शामिल है। बताया जा रहा है तकरीबन 31 ऐसे इदारे हैं जहां पे कायम मकाम चेयरमैन है और अदालत का ये कहना था कि अगर चेयरमैन कायम मकाम हो तो वो पॉलिसी इशू पर डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि उसको ये पता नहीं होता कि उसने कब चले जाना है। नेपरा केस में जो फैक्ट था जिसमें जनाब सदीक अजहर एडवोकेट मौजूद थे अदालत में, इस हवाले से अब उनकी तरफ हम चलते हैं। सदीक साहब, कल आपने नेपरा केस के हवाले से जब ये सारा मामला था तो जो चीफ जस्टिस साहब के ये जो रिमार्क्स हैं जरा कुछ बयान कीजिए, क्या कहना क्या चाह रहे थे, पैगाम क्या देना चाह रहे थे चीफ जस्टिस साहब? देखिए समीर साहब, पहली तो बात अगर इजाज़त है तो जुबैर साहब की सिर्फ एक बात का जवाब मैं देना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट ममनून हुसैन जब हज करके पाकिस्तान आए तो ये रिकॉर्ड की बात है, उन्होंने खुद टीवी कैमरा के सामने एडमिट किया कि हमने IMF के कहने पर बिजली की कीमतें बढ़ाई। अब मैं इस चीज़ को जोड़ने लगा हूँ चेयरमैन एक्टिंग चेयरमैन नहीं वाइस चेयरमैन नेपरा जो माजरत के साथ, चूँकि वो अपने आप को एक्टिंग चेयरमैन भी कह रहे थे, वो ख्वाजा नईम साहब नाम है उनका और ख्वाजा आसिफ के रिश्तेदार हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब बिजली और पानी के वजीर हैं और ख्वाजा नईम साहब जो है नेपरा जो रेगुलेटरी बॉडी है उसके इंचार्ज है। अब बड़ी सीरियस सी बात है कि जो IMF का जो बात कही गई है उसको अगर इसके साथ लिंक किया जाए तो ये जुबैर साहब का ये कहना कि जनाब तकर्रियों में कोई अमल दखल नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये रिकॉर्ड पे अब ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुई और ये साबित हो जाएंगी। जहाँ तक जब सुप्रीम कोर्ट के सामने बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से या सब्सिडी खत्म करने के हवाले से हुई तो नेपरा का कानून पढ़ के बताया कि ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है। नेपरा, पैमरा, ओगरा, SCCP ये सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी, इनका गवर्नमेंट से कोई कंसर्न नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज बनाई गई थी जो अपने तौर पर बगैर किसी अपना दबाव के इंडिपेंडेंट फैसले करें। अब नेपरा बहुत बड़ा इदारा है, बिजली की कीमतों का तयन करना है, फ्यूल एडजस्टमेंट है महाना की बुनियाद पर। और जब मैंने सेक्शन 3 पढ़ के बताया अदालत को कि यहाँ पर एक चेयरमैन होना है और 4 मेंबर्स होने हैं, लेकिन वो 20 साल का तजर्बा होना चाहिए और वो क्राइटेरिया रखे हुए हैं, लेकिन जब मैंने अदालत को बताया कि यहाँ तो एक्टिंग चेयरमैन है, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी मैं तो वाइस चेयरमैन हूं। अब वाइस चेयरमैन को कोई इख्तियार नहीं है। दूसरी बात ध्यान में रखिएगा, ये अथॉरिटीज गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। अदालत ने कहा जब आप रखेंगे टेम्परेरी बुनियादों पर, जब लोग रखेंगे आप, तो कल उन्हें यह रखेगा मुझे शायद कंफर्म करना है तो वो गवर्नमेंट की साइड पे टेंटेड फैसले करेंगे। और दूसरी एक बात बड़ी ध्यान में रखिएगा समीर साहब, ये मौका आ चुका है, ये रेगुलेटरी इदारे हैं और अगर आप IMF के 2 चीजें मैं साथ आप और बताता चलूं, बिजली की कीमतों के हवाले से, दूसरा आप देखिए डॉलर की कीमत गिराने के हवाले से भी IMF से फैसला हुआ। क्या ये इकोनॉमिक फैसले जो है उन्होंने करने हैं? असल में जो IMF का काम करने वाला है टैक्स नेट बढ़ाने वाला। आपके पास अब गुड गवर्नेंस अच्छी करें। अब जाते हुए राजा परवेज साहब कितने पैसे वहां लगा गए और कितने एमोलमेंट्स लेने की बात की। और दूसरा, कभी आपने सोचा जो बाहर पैसा पड़ा स्विट्जरलैंड के हवाले से, आप अपनी इकोनॉमी को खुदारा ये नहीं कि आवाम को अगर साहब हमारे आपका पॉइंट आ गया हमारे साथ रही जुबैर उमर साहब। अब ये जैसे बिजली का मामला है, इस पे जी आप रिस्पॉन्ड दीजिएगा, मेरा सवाल अगर इसमें शामिल कर ले। रिस्पॉन्ड पहले तो ये दे दूं रिस्पॉन्ड। मेरा ख्याल है एक तो हमें इतना गुस्से में आना और इतना एंगर शो करना एज इफ कि जी इस तरफ सारे पाकिस्तानी मुहब्बे वतन बैठे हैं और जो भी हुकूमत में आता है वो ऐसे फैसले करते हैं जिससे वतन की कोई इज्जत का कोई ताल्लुक नहीं होता। हमारे में भी कॉमन है। नहीं पहले तो जवाब दे दूं ना, क्योंकि ये तो सारी स्पेकुलेशन है ना कि IMF के कहने पर। मेरी बात सुन लें। बात ये है कि बिजली के जो रेट्स हैं ये पूरे पाकिस्तान में कंसेंसस है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लीडरशिप में कंसेंसस है। मुझे अगर कोई सीरियस माइंडेड जिसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक ना है मुझे बता दें कि सब्सिडी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कंसेंसस है कि सब्सिडी खत्म होनी चाहिए। कंसेंसस है कि एक बहुत मेजर गैप है बिटवीन द प्राइस दैट वी चार्ज टू द पब्लिक एंड इंडस्ट्री और जितना कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन है, कॉस्ट ऑफ जनरेशन है, इस गैप को कम करना है। एक तो कॉस्ट ऑफ जनरेशन
आहिस्ता आहिस्ता कम करनी है, वो एक साथ तो हो नहीं सकती। और दूसरे जो ये प्राइस है इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। सर्कुलर डेट जो इशू है वो है क्यों, ये गैप ही की वजह से है इशू, और वो कौम ही पे करती है, वो इनडायरेक्टली पे करे या डायरेक्टली पे करे, करती है। अगर आप सब्सिडी जितनी ज्यादा देंगे तो आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, और फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो आप बोरिंग करेंगे। जब बोरिंग करते हैं तो शोर मचाते हैं कि जी वो नोट्स छाप रहे हैं, और जब बोरिंग के थ्रू अगर वो पास ऑन होता है, दैट इज वर्स्ट इन्फ्लेशनरी इफेक्ट देन डायरेक्ट पास ऑन। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि IMF बिल्कुल प्रेशर डालता है, बिल्कुल उसी तरह से समी साहब, जैसे आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो आप अपनी कंडीशंस पर लोन नहीं लेते। कोई मुझे दुनिया में बता दे कि लोन लेते वक्त आप अपनी कंडीशंस पर लोन लेते हैं। बिल्कुल कंडीशंस होती हैं, कुछ डिफिकल्ट होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो इंश्योर क्या करता है, जैसे पर्सनल लोन्स में होता है कि क्या आपकी रीपेमेंट की पॉसिबिलिटी है, क्या आप आर यू डूइंग इनफ कि आप स्ट्रक्चरल चेंजेस अपनी इकोनॉमी में करें, ताकि ये जो IMF का जो प्रिस्क्रिप्शन है हमारे हिसाब से, हमारी हुकूमत के, ये वन टाइम है, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि जी हर 5 साल के बाद आप IMF के पास पहुंचे। इस दौरान ये 2 या 3 साल में आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें ताकि आइंदा आपको IMF का प्रिस्क्रिप्शन ना लेना हो। दिस इज व्हाट द पॉलिसी। ये तो आप बिल्कुल जुबैर साहब, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जैसे अभी सदीक साहब ने बताया कि देखें जो नेपरा के जो एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है जिसके बारे में हुकूमत ये कह रही है कि बिजली की कीमतों में इसने इजाफा करना है, वहां पर एक कायम मकाम चेयरमैन है और वो भी जो हुकूमती एक अहम ओहदेदार है, उनका इंतहाई करीबी अजीज है। तो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है ना कि फिर उसमें गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसने काम किया। लेकिन ये तो बिल्कुल इन्फ्लुएंस हो सकता है, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन आप सिर्फ प्रोसेस को समझ लें। हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। हमने जब ये सब इदारों के जून में हमने एडवर्टाइजमेंट क्यों दिया था, इसलिए कि ताकि जल्द से जल्द हम लगा सकें। हमें बीच में हुआ क्या, ये भी रिकॉर्ड है, ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था कि सिलेक्शन बोर्ड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक इंडिपेंडेंट इदारा होना चाहिए जो वेटिंग, अब उसका अच्छा उस इदारे को लगाने के लिए भी एक प्रोसेस डिफाइंड है कि हम जाके सीधा फर्गूसन को नहीं लगा सकते थे, उसके लिए अभी हमें ऐड देना था कि जी कौन से इदारे हैं, वो फिर आते हैं, आप इवेल्युएट करते हैं, सर्टेन डेट्स देते हैं। इस वजह से डिले हुआ था। या तो हम कुछ परमानेंट तरीके से डिले कर चुके हों कि जी ये नवंबर फर्स्ट लास्ट। जी आपका पॉइंट आ गया। मैं सलमान शाह साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूं, जुबैर साहब अगर इजाजत दें क्योंकि वक्त कम है। सलमान शाह साहब, इस वक्त जो मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल है और हुकूमत जिस सिम जा रही है, आप क्या एडवाइस करेंगे हुकूमत को? देखिए, पहले मैं एक बात कहूं कि जब आप IMF के पास जाते हैं तो आपकी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, आपको उनकी थोड़ी बहुत डिक्टेशन लेनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि जब भी मुख्तलिफ ममालिक जाते हैं IMF के पास, उनके साथ मुख्तलिफ ट्रीटमेंट होती है। मसलन अगर आप देखें कि यूरोप में जो क्राइसिस आया वहाँ पे IMF का एक डिफरेंट प्रोग्राम था, सेंट्रल एशिया में उनके ममालिक फंसे तो वो डिफरेंट प्रोग्राम था। पाकिस्तान के साथ जब डिस्कशन हुई तो ये इतना वन साइडेड नहीं है, आपको उनके साथ नेगोशिएट करने का मौका होता है, और अगर आप अपने केस को बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं और उसको नेगोशिएट कर सकते हैं और आपको सपोर्ट भी मिल सकती है और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आपकी सपोर्ट के लिए आती है, तो आपको बड़े बेहतर प्रोग्राम्स मिल सकते हैं। अब असल में इशू ये है कि पाकिस्तान जब IMF के पास गया है तो बगैर तैयारी के मोर और लेस हम चले गए हैं। इससे पहले वो पहले कह रहे थे कि केयर टेकर्स करेंगे, केयर टेकर से पहले ये था कि हफीज़ शेख करेगा। सो एक इनकंसिस्टेंट किस्म की हमारी जो है IMF के साथ नेगोशिएशंस हुई हैं, उसके नतीजे में जो प्रोग्राम हमें मिला है वो ज़रूरत से ज़्यादा टफ है, और उसमें ये जो जो टारगेट्स हैं उनको मीट करना बड़ा मुश्किल है। फिस्कल डेफिसिट की रिडक्शन जो अग्री की गई है वो बहुत सख्त है, और जो रिज़र्व लेवल्स बनाने की जो है उसमें टारगेट्स वो भी बड़े मुश्किल हैं। सो आई थिंक कि अब सिचुएशन ये है कि आपको IMF प्रोग्राम से बालातर होके आपको और बड़े एक्शंस करने पड़ेंगे। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दूसरे IFI से आपको खासी फाइनेंसिंग लानी पड़ेगी, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो उसका कॉन्फिडेंस शेक हो चुका है, उसको आपको बहाल करना पड़ेगा, और ये एक लंबा प्रोसेस चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान साहब, अजहर सदीक एडवोकेट साहब और जनाब जुबैर उमर साहब।
जुबैर उमर साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। इस बात को भी उन्होंने कहा कि इन्फ्लुएंस हुकूमत जो है वो करती है। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे तालिबान के थ्रेट्स की। गवर्नमेंट को उन्होंने थ्रेट किया है कि वो हकीमुल्लाह महसूद की मौत का बदला लेंगे। इस वक्त सख्त हिफाजती इकदाम करार दिए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, लेकिन न सिर्फ हुकूमती ओहदेदारों को बल्कि मीडिया को भी थ्रेट्स आई हैं, एंकर्स को भी थ्रेट आई हैं। इस पर हम बात करेंगे इस मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने आज एक वार्निंग जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो हकीमुल्लाह महसूद के कत्ल का बदला लेंगे और पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स और पाकिस्तान के सियासतदान उनका टारगेट होंगे। उन्होंने ये कहा है कि आवाम को डरने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक प्लेसेस पर वो हमला नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक बहुत सारे मीडिया के लोग, उनको भी धमकियाँ मिल रही हैं, एंकर्स को भी धमकियाँ मिली हैं जिसमें कहा गया है कि उनको ख़तरनाक नताइज के लिए वो तैयार हो जाएं। मुल्ला फजलुल्लाह के हवाले से ये बात बिल्कुल साफ जाहिर है, जब वो सवात में भी थे तो तब भी वो पाकिस्तान के निज़ाम को कुफ्र का निज़ाम समझते थे और मीडिया के हवाले से भी उनके बड़े सख्त ख्यालात थे। वो समझते थे कि ये मीडिया भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट करता है जो इस्लाम के मुखालिफ हैं। आज हमारे सीनियर प्रोड्यूसर मीर मुईद को भी एक टेलीफोन कॉल मिली जिसमें कॉलर ने यह कहा कि आप तालिबान पर बहुत प्रोग्राम करते हैं, बहुत आप गुफ्तगू करते हैं और अब आप ये फैसला कर लें आपने मजीद टॉप पर जाना है या कहीं और जाना है। बहरहाल ये एक संगीन सूरत हाल है और इसने पूरे पाकिस्तान को एक तशवीश में मुब्तला कर दिया है। जो हकूमती अकाबरीन हैं उन्होंने अपनी मसरूफियात को कट किया है। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने आज नारोवाल जाना था, वो वहाँ पर नहीं गए। इसके अलावा जो खबरें मिल रही हैं हुकूमती जो दफातर हैं, जैसे पंजाब में सेक्रेटेरिएट है, इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पर हिफाजती इकदाम को मजीद सख्त कर दिया गया है। आज इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं और यह मकबूल जान और जनाब इफ्तिखार अहमद जो जियो से जिनका ताल्लुक है और जवाब दे के एंकर हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ इफ्तिखार साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। वालेकुम सलाम। इफ्तिखार साहब, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें थ्रेट्स आ रहे हैं, मीडिया को भी थ्रेट्स आ रहे हैं। कितना आप समझते हैं कि ये किस कदर मुश्किल हो जाएगा मीडिया के लिए रिपोर्टिंग करना और क्या आप हल इसका तजवीज़ करते हैं? देखते हैं, इसका हल तो यही है कि बात कह रहे हैं और जो थ्रेट कर रहे हैं उन्हें एक बात समझनी चाहिए कि हमारा उनके साथ कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, ना हमारा उनके साथ कोई अनाद है। हम तो रिपोर्ट करते हैं, अगर कोई वाक़या होता है तो हम उसको रिपोर्ट करते हैं और किसी वाक़े पर हम अपना तज़किया करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो हमारे तज़किए से इत्तफ़ाक़ करें, लेकिन अगर वो हमारे तज़किए से इत्तफ़ाक़ न करके हमें इस बात पे मजबूर करना चाहते हैं कि हम तज़किया करें ही ना, तो ये शायद अब इस दौर में मुमकिन नहीं रहा। हम काफ़ी आगे खड़े हैं और ये वो ज़माना नहीं है जिस ज़माने में आप लोगों की आवाज़ को दबा सकते थे। मुमकिन है वो हम लोगों को में से किसी एक को नुकसान पहुँचा के ऐसा करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन सोशल मीडिया का वो क्या करेंगे और दुनिया भर में जो बात फैलती है एक लम्हे के अंदर उसको कैसे रोक लेंगे। तो ज़्यादा मुनासिब ये है कि वो जिस सोच के हामिल हैं वो अपनी सोच के बारे में दलील से बात करें और जो लोग दलील की बात करते हैं वो हमारे लिए भी काबिल कबूल हैं और समाज के लिए भी काबिल कबूल होते हैं। अगर दलील के बगैर बात की जाएगी तो उसका नुकसान उनको भी होगा जो दलील के बगैर बात करने का रवैया अपनाना चाहते हैं। इफ्तिखार साहब, आपकी ये बात तो बड़ी रीज़नेबल है, आप दलील से, लॉजिक से बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो इस वक्त तालिबान के अकाबरीन हैं, जो उनके लीडरान हैं, वो बिल्कुल वाज़े तौर पर ये कहते हैं कि ये जो सारा निज़ाम है मीडिया का पाकिस्तान के अंदर, ये तो कुफ्र का निज़ाम है और वो तो इस निज़ाम को तब्दील करके वहाँ पर एक इस्लामी शरीयत का नफाज चाहते हैं। तो रीजनिंग और दलील से आप समझते हैं कुछ असर होगा उन पर गुफ्तगू का? देखिए, आज से कोई 70-80 साल पहले और 90 साल पहले लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को भी ऐसा ही कहा गया कि ये एक ऐसा आला है जो काफिर ने बनाया है और इस आले के खिलाफ भी बात की गई थी, लेकिन वक्त ने फिर बताया कि ऐसी बात नहीं है। आज जो दोस्त हमको धमकी दे रहे हैं उनको भी पता है कि जब तक उनकी शक्ल मीडिया पर ना आए तो उनकी पब्लिसिटी नहीं होती, और वो जो बयान जारी करते हैं, जो अपनी वीडियो इसमें बनाकर जारी करते हैं और जो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो आम मीडिया भी चलें और वो अपने अपने जो इनके हैं सोशल मीडिया वहाँ पर वो चलाते भी हैं, तो क्या इनको इस बात का याद दहानी कराने की जरूरत पड़ेगी कि इनके जो बुजुर्ग थे
वो इस किस्म की तस्वीर को भी हलाल और हराम की बहस में हराम समझते थे। तो जिस बात को ये माजी में हराम समझते थे, अगर वो आज हो भी गए तो इसलिए इस मामले को आगे जाने की इजाज़त दी जाए। जो इर्तिका है अमल चलता रहता है। अगर वो एक खास किस्म का निज़ाम इस मुल्क में लाना चाहते हैं, उसके लिए वो दलील से बात करें, दलील दें। गोली कोई दलील नहीं है, किसी की गर्दन काट देना कोई दलील नहीं है, किसी को बम धमाके में मरवाना दलील नहीं है। दलील दें और फिर जो मुल्क है ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे बसने वाले सारे के सारे मुसलमान हैं। इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जो शरीयत के खिलाफ हो। अगर ऐसे कवानीन हैं तो उसकी वो निशानदेही करें, उसका वो मुतबादल पेश करें, बताएं कि उसके इम्प्लीमेंटेशन का तरीकाकार क्या है। ये शायद दुनिया के उन एक ममालिक में से है जिसका तरीकाकार का तयन भी किया गया है। शरीक कोर्ट शरीक अपना बेंच के फैसले किए गए हैं। फेडरल शरीयत कोर्ट यहाँ पे है, यहाँ पे इस्लामियाती नज़ाती है। ये तमाम हकीकतें हैं। अगर वो इन तमाम हकीकतों को नहीं तस्लीम करते तो फिर मैं उनके लिए दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और अल्लाह ताला उनको सीधे रास्ते पर लाए। हमारे साथ ही रहिए इफ्तिखार साहब। औरिया साहब, ये बयान कीजिएगा कि ये तो हम जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं, आगाज़ इस्लाम जब था तब भी मुनाजरे किए जाते थे और जो लोग ख्यालात से मुत्तफिक नहीं भी होते थे उस वक्त सहाबा के या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो उनकी भी बात सुनी जाती थी। तो अब ये इस किस्म का थ्रेट जो ग्रुप्स की जानिब से, जो वैसे तो ये बात करते हैं कि हम इस्लाम और शरीयत नाफिज करना चाहते हैं, लेकिन किसी गुफ्तगू पर यकीन नहीं रखते, किसी बहस पर यकीन नहीं रखते, और अगर उनके कोई मुखालिफ नजरिया है तो उसको टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं, क्या इस्लाम की तालीमात ऐसी हैं? नहीं, देखें, हरगिज़ नहीं। पहली बात तो ये है कि अगर आप सोशल मीडिया पे चले जाएं तो बाबुल इस्लाम उनकी बहुत बड़ी नेटवर्क है जिसके अंदर अलकायदा और उसके साथ जितनी भी सैली तंजीमें हैं या उनसे रिलेटेड हैं, उनका सारा लिटरेचर आपको मिल जाएगा। आपको वो तमाम वीडियोस मिल जाएंगी, खा वो शाम के महाज की हों, खा वो लीबिया के महाज की हों, खा वो ट्यूनिस के महाज की हों, खा वो मिस्र में जो काम कर रहे हैं, अफगानिस्तान के महाज को, सारे का सारा आपको उनकी तकरीरें मिल जाएंगी। इतनी वो पावरफुल वेबसाइट है कि आपको रैंड कॉरपोरेशन की रिपोर्ट अगर कहीं और नहीं मिलती तो आपको बाबुल इस्लाम की वेबसाइट पर ज़रूर मिल जाएगी। उनका जो उमर मीडिया है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडिया है, खुद वो मीडिया पे काम करते हैं। मसला सारा वही आता है कि जो बुनियादी तौर पर सोशल मीडिया की, आपकी और उनकी फाइट है मेन स्ट्रीम मीडिया की, वो बुनियादी तौर पर गुज़िश्ता 7-8 साल से एक फीलिंग उनमें डेवलप हुई है कि मेन स्ट्रीम, और जाहिर बात है ये फीलिंग बड़ी जेन्युइन सी डेवलप भी हुई है कि मेन, और उसकी एक वजह आपकी मजबूरियां भी थी और हमारी, मेरी भी, मैं मीडिया का हिस्सा हूँ, मेरी भी मजबूरी थी कि हम उनको किसी तौर पर भी मेन स्ट्रीम डिस्कशन में नहीं लाए। हम अगर उनको मेन स्ट्रीम डिस्कशन में लाते तो आज तालिबान का वो रुख भी ना होता जो हमें दुनिया में नजर आता है। उनको हम डिस्कशन की मेज पे बिठाते या उनको जिस तरह बाकी जगह वीडियो पे लेते हैं, जिस तरह बाकी जगह उनको टेलीफोन पे लेते हैं, कभी ना होता। वो ना मेन स्ट्रीम में आ सके, उसकी बहुत सारी, उसकी हमारी फौज का भी बहुत सारी पाबंदियाँ थी, उससे अमेरिकन भी थी, फिर हमारे ऊपर हज़ार ज़रा इल्ज़ाम, आप टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करते हो, आप फलां को ग्लोरीफाई करते हो। हमारे ऊपर तो इतने ज़्यादा जिसे कहते हैं लोग जो हैं ऊपर चढ़ दौड़ने वाले हैं कि हमारी मजबूरियां बड़ी अजीब। वरना मैं आपको एक बात बताऊं, घंटा आप एक मौलवी को जहां बिठा कर तकरीर कराएं वो आधा रह जाता है अपने सारे तासुब के हिसाब से, अपने सारे मामलात का। ये हमने टेक्निक इस्तेमाल ही नहीं की और ये वो बॉइलिंग पॉइंट है जिसके ऊपर वो सूरत हाल है, इस पर हमें सोचना पड़ेगा कि जाहिर बात है। देखिए, अच्छा ठीक है, आप औरिया साहब मेरे साथ ही रहिए। इफ्तिखार साहब, आप इस चीज़ से इत्तफाक करते हैं? मेरा यहाँ पर तो ख्याल ये है कि पाकिस्तानी मीडिया में तो तालिबान की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा आज़ादी से आया और हमेशा हर हवाले से गुफ्तगू में उनको शरीक किया गया। जितने परसेंट वो हैं पाकिस्तान की सोसाइटी में और जितने फीसद उनको हक मिलना चाहिए, मैं समझता हूँ उससे शायद ज़ायद मिल रहा है। पाकिस्तान की कई ऐसी सियासी जमातें हैं जिनको मीडिया इतनी वक़्त नहीं देता। खुद पाकिस्तान के अंदर कई मजहबी जमातें इतनी हैं जिनको तालिबान की मुनासबत में बहुत कम वक्त मिलता है, तो फिर वो कल गिला करना शुरू कर देंगी और फिर वो अपना हथियार उठा के अगर हमारी तरफ चल पड़ेंगी तो हमारे रास्ता क्या रह जाएगा। ये बात भी तो औरिया साहब से पूछने की जरूरत है कि औरिया साहब, आप कहते हैं कि उनके नुक्ता नज़र को ज़ेर बहस मीडिया पर नहीं लाया गया। मेरा ख्याल है जितनी उनकी तादाद है, जितनी उनकी स्ट्रेंथ है, उसके मुताबिक उनको बिल्कुल कवरेज दी जाती है, लाइव कवरेज दी जाती है। और अगर सवात के वाक़यात को आप देख लें तो जितनी लाइव कवरेज मिली है उतनी लाइव कवरेज तो पाकिस्तान की किसी और इस्लामिक जमात के एक्टिविटीज़ को नहीं दी गई।
मैं देखो मैं जो अर्ज करूं, मैं बेसिकली मैं देखे हमें इस वक्त एक बहुत सीरियस सिचुएशन का सामना है और मैं बजाते खुद इस सीरियस सिचुएशन को बहुत ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के तौर पे हमें रिविजिट करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि हमें उनके पूरे गिले जो है मौजूद हैं। वो कहते हैं कि जब स्वात में इस वक्त कोड़ों वीडियो वाली कैसेट आई थी, उस वक्त हमारे 4 या 5 दीगर कैसेट्स जो थी वो मार्केट के अंदर मौजूद थी, लेकिन उस खास को उसको प्रॉम्प्ट किया गया, उसको उसका अपना व्यू है। ये व्यू हमारे यहाँ कभी भी डिस्कशन करता है, उनको दूसरे लोगों ने डिफेंड किया, तजजिया निगारों ने, लेकिन बताते खुद उस किसी और चीज। मुस्लिम खान एक जमाने में आया थोड़ी देर के लिए, लेकिन उस बाद जब ऑपरेशन शुरू हुआ है उसके बाद से लेके आज तक ये वो सूरत हाल है कि इस सूरत हाल के अंदर वाकई मैं बताऊं, वाकई हमने एक खास कैफियत के अंदर हमने उनको, और हमारे पर मजबूरियां भी थी। मेरा कोई मेरा कोई हमारे साहब आप मुझे बताएंगे कि कहाँ पे तालिबान के मौक़िफ़ को नहीं दिया गया, नंबर 1। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि तालिबान पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, पाकिस्तान की रियासत को नहीं मानते, पाकिस्तान में जो तमाम निज़ाम है इसको नहीं मानते। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान में ऐसी ताकतें जो हैं उनको कितना वक्त टेलीविजन पे मिलना चाहिए था, आप क्या तजवीज़ करते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, बरामदाग बुगटी पाकिस्तान को नहीं मानता, उसके बाद वो दूसरा जो है बालाच बुगटी पाकिस्तान को नहीं मानता था, हैरबर मरी पाकिस्तान को नहीं मानता। आपकी लाइव वीडियो कवरेज हुई है उनकी, आप उनकी एक्टिविटीज के ऊपर डिस्कशन करते रहे हैं, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। अच्छा, मैं इफ्तिखार साहब और औलिया साहब, मैं यहाँ पे आपको एक ब्रेक का टाइम हुआ है इफ्तिखार, इसी पर हम गुफ्तगू जारी रखते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं तालिबान के थ्रेट की। गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनको तो था ही था, लेकिन अब मीडिया को भी थ्रेट मिल रहा है। और इस वक्त औरिया मकबूल जान और इफ्तिखार अहमद हमारे साथ हैं, रऊफ क्लासरा भी हमें जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं। जी इफ्तिखार साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप एक पॉइंट पर अपने दलाइल दे रहे थे। औरिया जान ने मेरे एक सवाल के जवाब में कहा कि जो बलूचिस्तान की आज़ादी की जिद्दोजहद करने वाले बाहर बैठे हैं उनको भी कवरेज मिली। मैं औरिया मकबूल जान को यकीन दिलाता हूँ कि बतौर सहाफ़ी मेरा नहीं ख्याल कि मैंने देखा हो कि उतनी कवरेज मिलती जितनी तालिबान को मिलती है। और दूसरी ये बहस हम बड़ी गलत कर रहे हैं। राइट जो है कवरेज का वो मर्जी है टेलीविजन वालों की और अखबार वालों की। अगर कोई ठोंसना चाहता है तो फिर ये वैसे ही जमहूरी रवैया नहीं होगा, कि वैसे ही एक ऐसा रवैया है जो काबिल सोसाइटियों में नहीं। मैं किसी टेलीविजन को या किसी अखबार को मजबूर नहीं कर सकता कि एज ए राइट मुझे ये दो, क्योंकि जब मैंने ये बात की कि एज ए राइट तो जमात इस्लामी को और दूसरी जो जमातें हैं पाकिस्तान में जो इस्लाम के लिए कोशिश कर रही हैं कि उस किस्म का इस्लाम है जो वो लाना चाहते हैं, उनको भी इतनी कवरेज नहीं मिलती। तो फिर अगर कुछ लोग बंदूक हाथ में लेके कहीं हमें कवरेज दें तो ये मुनासिब रवैया नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आप गुफ्तगू में हमारे साथ शरीक थे। अब हमें ज्वाइन किया है जनाब रऊफ क्लासरा साहब ने भी, वो इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। रऊफ, इस वक्त बात हो रही है ये जो सारी सूरत हाल है, तालिबान का थ्रेट है, गवर्नमेंट फंक्शनरीज को तो था ही था, लेकिन अब जो मीडिया है वो भी अंडर थ्रेट है। तो आप क्या देख रहे हैं, अब ये क्या आगे चलकर क्या होगा इस हवाले से, मीडिया किस तरह से काम करेगा? जैसे हमने एक टर्म निकाली थी गुड तालिबान बैड तालिबान, ये हमारे मीडिया की दी हुई थी या हमारे इस्टेब्लिशमेंट की थी, तो मेरा ख्याल है मीडिया में भी कुछ इसी तरह का काम हो गया। कुछ यहाँ पे अच्छे जर्नलिस्ट हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ बैड हैं, कुछ गुड हैं। अब ऑफ कोर्स वही गुड हैं जो तालिबान का पॉइंट ऑफ व्यू उसको प्रमोट करें, अपने कालमों में बड़ी बड़ी उनके प्रेस रिलीज छापें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आके अच्छे तरीके से बयान करें, फिर उनके फ़ायदे हमें बताए जाएं कि इनके साथ बातचीत करने में, इनकी शराइत मानने में पाकिस्तान और इनकी कौम को क्या फ़ायदा है। जो कुछ लोग हैं जो नहीं एग्री करते उनके एजेंडे से, पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर वो अपनी ओपिनियन का इजहार करते हैं तो वो साफ ज़रा बैड कॉप में चले जाते हैं, वो बैड लोग हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाक़यात हुए हैं कुछ ज़ाती मेरे नोटिस में। जब जर्नलिस्ट की लड़ाइयाँ बढ़ गई थी उसके बाद कुछ सहाफ़ियों ने टारगेट दिया उनको कि फ़लाँ सहाफ़ी को ज़रा आप फ़ोन करें, कोई मैसेज भेजें, कोई ईमेल भेजें, कोई थ्रेट करें ताकि वो थोड़ा सा नरम उसमें गोशा रखे। हमारे सहाफ़ी, ये इसमें तालिबान को मैं कसूरवार नहीं समझूंगा, हमारे जर्नलिस्ट ने इस तरह की तहरीरें लिखी हैं
कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपसे नहीं मिलता है, डजंट मीन कि वी आर एनिमीज। लेकिन हमारे यहाँ ये कल्चर आया है, कॉलम लिखे गए हैं, तकरीरें टेलीविजन पे हमारे जर्नलिस्ट ने की हैं, जिससे ये साबित करने की कोशिश की कि क्योंकि ये तालिबान के खिलाफ हैं, उनके एजेंडे के खिलाफ हैं, उनके अप्रोच के खिलाफ हैं, लिहाजा ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं। ये फौरी तौर पर जो लेबल किया जाता रहा है कि आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है उसको आपने दुश्मनी के जुमरे में लेके गए, उसको आपने जाकर इस्लाम की दुश्मनी बना दिया, उसको आपने मुल्क की दुश्मनी बना दिया, जो खौफनाक ट्रेंड है जिसका हमेशा कुछ लोग ये कहते रहे जब मजहब पॉलिटिक्स में आएगा, मजहब को आप जर्नलिज्म में लाएंगे, मजहब को हर चीज़ में आप लाने की कोशिश करेंगे तो आपकी इंटॉलरेशन बढ़ेगी। और ये तालिबान को मेरा ख्याल इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि बहुत सारे लोगों की ज़ाती दुश्मनियाँ हैं मीडिया में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हैं, वो उनको इस तरीके से प्रमोट करके उनके सामने पेश करते हैं कि हम तो बड़े लॉयलिस्ट हैं, हम बड़े अच्छे हैं, हम आपकी बात भी समझते हैं, आपके एजेंडे से भी इत्तेफाक करते हैं। ये देखने 4-5 लोग हैं जो बैठ के टीवी पे भी बात करते हैं, ये बात आपकी सही है, आप इनको हिट करें। ये आपकी बात तो सही है, लेकिन हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें भी टेलीफोन कॉल आ गई। अच्छा औरिया साहब, ये बताइए इस सारी सूरत हाल में रियासत बड़ी लागर है, वो तो खुद आज वज़ीर आला साहब ने भी बड़े दौरे कैंसिल कर दिए और हर जगह बड़े सख्त हिफाजती इकदाम हैं। प्रोटेक्शन किससे लें पाकिस्तान के लोग, चाहे वो मीडिया से हैं या आम आदमी? देखिए, रियासत बहुत कमज़ोर हो चुकी हुई है, हमारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। उसकी बुनियादी वजह है कि रियासत का अपना कोई एजेंडा नहीं है। रियासत ने ये जंग ना अपने एजेंडे से शुरू की थी और ना इसको अपने एजेंडे पे ख़त्म करना चाहती है, वो किसी और एजेंडे का इंतज़ार करती है, इसीलिए वो किसी तौर पर पहुंच नहीं पाती। अगर उसको अपना एजेंडा होता और समझती कि एजेंडे के तहत हमने इसको खत्म करना है तो काफिर किरदार तक पहुंचा भी देती, और अगर उसको अपना एजेंडा का इसको हमने सुलह से खत्म करना है तो कर लेती। लेकिन हमारा मसला यह है कि हम 4-5 चीज़ों को देखते हैं। अफगानिस्तान में क्या बनेगा, अफगानिस्तान हमारे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, इंडिया का क्या होगा, इंडिया चढ़ दौड़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, अमेरिका क्या होगा, हमें छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, हम कहीं बेजारो मददगार तो नहीं हो जाएंगे। ये ऐसे रियासतें नहीं चला करती। रियासतें बुनियादी तौर पर उनका प्राइम जो मोटो होता है वो जो होता है कि अवाम की बेहतरी किसमें है और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होता है। अब इस वक्त मैं जो रऊफ बात कर रहा था कि मीडिया का जहाँ तक बात है, जर्नलिस्ट वाकई यकीनन इस तरह की सूरत करते हैं। आप देखें कहीं पर भी किसी वक्त भी ट्राइबल लड़ाई भी शुरू हो जाए तो होता यह है कि दुश्मनदार वो लोग होते हैं। अब देखें जितने भी ट्राइबल फ्यूड्स होते हैं, जो भी मफरूर होता है ट्राइब्स का पास जाके बैठ जाता है कि मैं रिसानी हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस तरह मैं जो मफरूर होगा वो तालिब के पास भी जाके बैठ जाएगा, उसको एक बेहतरीन जगह मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ क्लासरा और औरिया मकबूल जान। एक संगीन सूरत हाल है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा लोग ख़तरा महसूस कर रहे हैं, हिफाजती इक़दाम उठाए जा रहे हैं। सरकारी अफसरान को तो ये कह दिया गया है कि वो घरों से भी बाहर ना निकलें, और मीडिया भी इसी थ्रेट के सामने बेबस नज़र आता है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम। अब सोमवार को आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।